नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ईपी प्रयागराज में। आज हम डिस्कस करेंगे गुप्ता डायनेस्टी। तो देखिए, जो मौर्य काल के बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है गुप्ता डायनेस्टी। तो बेसिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो मौर्य काल था वो वहाँ से मगध का एमर्जेंस होता है। बट मगध के लिए डार्क पीरियड वो पीरियड होता है जबकि गुप्ता और मौर्य और गुप्ता के बीच के जो गैप वाला पीरियड होता है वो मगध के लिए एक डार्क पीरियड के रूप में जाना जाता है। और ये डार्क पीरियड समाप्त कब होता है? जब श्रीगुप्त 4th सेंचुरी एडी में जब श्रीगुप्त जो हैं गुप्ता पीरियड को फाउंड करते हैं, तो ये जो डार्क एरा है वो समाप्त होता है। तो देखिए, जो इसके पहले शासक हैं, रूलर हैं, वो हैं श्रीगुप्त गुप्ता पीरियड के। और उसके बाद दूसरे जो हैं वो हैं घटोत्कच। लेकिन इन दोनों ने का जो एम्पायर था वो सिर्फ मगध तक ही था। ये मगध से ज़्यादा एम्पायर इन्होंने एक्सपेंशन या विस्तार नहीं किया था। तो ये फाउंडर तो ज़रूर हैं, लेकिन अगर हम बात करें रियल फाउंडर की, हु इज़ द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड, तो मैं बात करूँगा चंद्रगुप्त फर्स्ट की। देखिए, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट थे उन्होंने इस एम्पायर को प्रयाग और साकेत तक इनका विस्तार किया, मतलब इस एम्पायर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। और इनके जो एक्सपेंशन का जो पैटर्न था वो था बेसिकली मैट्रिमोनियल अलायंसेस। विवाह के माध्यम से ये अपने राज्य को विस्तार करते थे, या तो फिर कॉन्कर या तो लड़ाई के माध्यम से। तो इन्होंने एम्पायर जो है या राज्य है उसका बहुत विस्तार किया, और इसीलिए इनको कहा जाता है द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। तो इनका जो कालखंड है या जो समय है वो है 319 AD, 319 AD। इसके बाद जो सेकंड जो राजा हुए हैं या जो शासक हुए हैं वो हैं समुद्रगुप्त। देखिए, समुद्रगुप्त के विषय में जो इलाहाबाद पिलर हैं वहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी मिलती है उनके कॉन्कर के विषय में। ये नॉर्थ इंडिया और तो पूरा कॉन्कर कर ही लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में अपना साम्राज्य तो स्थापित करते हैं, साउथ इंडिया को भी वॉन कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, साउथ इंडिया को वॉन किया लेकिन छोड़ दिया है, वहाँ पे कोई शासन नहीं किया। मीन्स कि इन्होंने वॉन तो किया है, जीत लिया है, लेकिन वहाँ पे कॉन्कर नहीं किया, उसको शासन में अपने शामिल नहीं किया। और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी आयोजित किया था, और इन्हें अश्वमेध पराक्रम भी कहा जाता है। तो अश्वमेध पराक्रम किसे कहा जाता है, ये पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त को अश्वमेध पराक्रम भी कहा जाता है। इसके बाद समुद्रगुप्त के पीरियड में ही जो इनके राज्य का विस्तार है वो विदेशों तक हो जाता है। जैसे जावा है, मलेशिया है, सुमात्रा, ये जो विदेशी क्षेत्र हैं वहाँ तक भी इनका विस्तार या कॉन्कर करते हैं ये। और ये बिलीवर होते हैं वैष्णव धर्म के, मतलब ये हिंदुज़म के पैट्रोनोज होते हैं या हिंदुज़म को प्रमोट करते हैं। इसके बाद जो सेकंड शासक होते हैं या जो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं वो है चंद्रगुप्त सेकंड, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये इस गुप्ता पीरियड के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। रुद्रसेन सेकंड की बेटी से शादी करते हैं, रूलर रुद्र सिम्हा को ये हराते हैं, और यशमेघ यज्ञ वगैरह भी ये स्थापित कराते हैं। इसके बाद जो इनका जो ट्रेड होता है या बिज़नेस होता है वो अरेबियन सी तक इनका क्षेत्र होता है। तो बिज़नेस वगैरह में भी इनको जो है पोर्ट मिल जाता है, और विदेशों के साथ भी ये बिज़नेस करते हैं। और जो इनके जो ट्रेड की खासियत ये होती है कि जो विदेशों से इनके पीरियड में जो गोल्ड का इनफ्लो होता है भारत में वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जो इंडिया होती है वो सोने की चिड़िया इन्हीं के टाइम पीरियड में या गुप्ता के चंद्रगुप्त सेकंड के पीरियड में भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता है, क्योंकि विदेशों से या अरब देशों से जो अरेबियन सी पे इनके अधिपत्य होने की वजह से जो व्यापार होता है उसमें हमें गोल्ड बहुत ज़्यादा प्राप्त होता है। तो जो स्वर्ण काल जो होता है भारत का वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे होता है। और इनके समय में उज्जैन जो होता है वो ट्रेड कैपिटल होता है। जैसे आज हमारे देश का जो ट्रेड कैपिटल है वो मुंबई है, वैसे इनके शासनकाल में ट्रेड कैपिटल जो होता है वो उज्जैन होता है। और अल्टरनेट इसे हम लोग कहते हैं, जो सेकंड कैपिटल होता है इनका गुप्ता पीरियड का वो उज्जैन, इसको अल्टरनेट कैपिटल के तौर पे भी जाना जाता है। इसके बाद जो है ये जो चंद्रगुप्त सेकंड हैं ये भी वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं और हिंदू धर्म को पैट्रोनाइज करते हैं।
इनके में एक और नया कॉन्सेप्ट था कि जो इनके जो कुछ महत्वपूर्ण लोग थे उनको नवरत्न के नाम से जाना जाता है। देखिए नवरत्न का जो कॉन्सेप्ट है, ये 2 शासक जो हैं भारत के जो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, एक चंद्रगुप्त सेकंड और दूसरे जो मौर्य काल है जो हम बहुत बाद में पढ़ेंगे उसके जो राजा हैं अकबर या जो सम्राट थे अकबर, उनके में ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ बात करते हैं चंद्रगुप्त सेकंड के नवरत्न। तो सबसे पहले इनके कुछ महत्वपूर्ण नवरत्न हैं, जैसे कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, ये सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट नवरत्न हैं। इनके उन नवरत्नों में से जो कुछ इम्पॉर्टेंट नाम हैं ये आपको याद होने चाहिए कि ये चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे होता है। फिर इसके बाद जो है इनके जो नेक्स्ट शासक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं कुमारगुप्ता। इनके विषय में हमेशा एक प्रश्न आता है यूपी में, पीसीएस में और जो यूपी SSSC के कई एग्ज़ामों में पूछा गया है डायरेक्टली। वो पूछा गया है कि नालंदा महाविद्यालय बिहार, इसकी स्थापना किसने की है। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। इसका जो इसकी स्थापना की है वो कुमारगुप्त ने की है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की है। उसके बाद जो है ये लॉर्ड कार्तिकेय जो भगवान शिव के पुत्र हैं, उनकी पुजारी थे, बहुत पूजा वगैरह करते थे। और हुना इन्वेंशन, जो उस समय विदेशी आक्रमण होता था हुन वाला, तो हुन इन्वेंशन या हुन के आक्रमण से ही इन्होंने भारत को बचाया था। फिर जो इनके बाद के राजा थे वो थे स्कंदगुप्त, जिन्होंने हुन इन्वेंशन से भारत को बचाया था। तो यूपी पीसीएस में विशेष तौर पे कई बार प्रश्न आ चुका है कि इनमें से किसने हुन इन्वेंशन से या हुन आक्रमण से भारत को बचाया था, तो स्कंदगुप्त उसका आंसर होता है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए जो हमारे लेक्चर में जो हम बेसिकली बात करते हैं वो एग्ज़ाम में आए हुए फैक्ट की बात करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता चलूँ और साथ में ऐसे फैक्ट भी देता जाऊँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है हमारा, क्योंकि बहुत ही कम समय में हम बहुत ही ज़्यादा फैक्ट या बाकी चीज़ों को देने की कोशिश करते हैं। और साथ में ये भी हमारा बल होता है कि हम आपके कॉन्सेप्चुअल लेवल से भी आपको मजबूत करें। तो देखिए स्कंदगुप्त के जो सिग्निफिकेंस होता है वो यहीं तक है। उसके बाद जो है स्कंदगुप्त के बाद जो है जो ये शासन है या गुप्ता पीरियड है वो वीक होने लगता है और हुन इन्वेंशन जो होता है या हुन आक्रमण होता है उसको रोकने में असफल होते हैं। और जो आखिरी शासक होते हैं इनके, ये नाम सिर्फ याद रख लीजिए, विष्णुगुप्ता वॉज द लास्ट किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, तो फिर इसके कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी जान लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि गुप्ता का एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिसेंट्रलाइज है, मतलब एक अगर राज्य है, ठीक है, तो उसमें अगर कई प्रोविंसेस हैं, मतलब कई अगर राज्य हैं, तो अगर राजा तो कंट्रोल कर रहा है सारे राज्यों को, मतलब इसको, लेकिन हर राज्य के पास अपने अलग अलग पावर हैं। ठीक है, हर राजा अपने जो राज्य का जो वो होगा, हेड होगा, वो अपने राज्य को चलाएगा और राजा को रिपोर्ट करेगा। मीन्स कि इन्होंने जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज कर रखा है, मतलब राज्य को इन्होंने पावर दे रखी है, प्रोविंसेस को पावर दे रखी है। तो इनका जो शासन है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो विकेंद्रीय तरीका है, डिसेंट्रलाइज है। तो देखिए इसमें जो किंग होता है वो तो शासक होता है, जो गुप्ता होते थे वो कैसे शासन करते थे, वो डायरेक्ट ना करके वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद के माध्यम से ये शासन करते थे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कभी कभी पूछ भी लेता है, मेंस वगैरह में आपसे पूछ लेगा कि जो बेसिक डिफरेंस बताइए जो कि मौर्य और गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलता है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्री में तो आएगा लेकिन मेंस के लिए तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ पे जो सिस्टम होता है वो सेंट्रलाइज होता है और गुप्ता पीरियड में जो सिस्टम होता है प्रशासन का वो डिसेंट्रलाइज होता है। ठीक है, क्लियर हूँ मैं। इसके बाद आइए देखते हैं कुमार मात्र, जो मंत्री होते हैं, सेनापति होते हैं और अदर इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल होते हैं, उन्हें कैडर दिया जाता है कुमार मात्र का। उसके बाद तो कुछ इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं जो इनके में होते हैं, उनका आप देख सकते हैं, जैसे महादंड नायक है, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस हैं, उसी की तरह ये जो है मैंने लिख दिया है, पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, महासवपति जैसे कैवलरी मतलब पैदल सेना वाले जो होते हैं, इसी तरह ये 5 प्रकार के वो हैं। अब मैं बात करता हूँ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कैसा होता है। तो देखिए अगर प्रोविंस मतलब राज्य की मैं बात करूँ तो इसको जो शब्द वहाँ यूज़ किया जाता था वो किया जाता था भुक्ति या भोग, और जो इसका हेड होता था उसको हम लोग कहते थे भोगपति या उपरिका। फिर ज़िले की बात करूँ, ज़िला मतलब एक प्रोविंस में कई सारे ज़िले होते थे, तो अगर ज़िले की बात करूँ तो उसका जो शब्द यूज़ किया था वो कहते थे विषय।
और जो इसका हेड होता था उसको कहते थे विषयपति या आयुक्त। अब बात करते हैं टाउन की, या जो ज़िले के अंदर कई जो छोटे छोटे टाउन होते थे उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर मैं टाउन की बात करूँगा तो टाउन के जो हेड होते थे वो होते थे विथिका या नगर कहते थे उनको, और नगरपति कहते थे जो इसके हेड होते थे। और फिर आपको पता ही है एक नगर में कई सारे ग्राम होते हैं, तो ग्राम को ग्रामी कहते थे और ग्राम के हेड को कहते थे ग्रामिक। ठीक है। इनका जो मिलिट्री सिस्टम था वो भी बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है हमें। अगर मिलिट्री की मैं बात करूं तो मिलिट्री में क्या था कि इनकी खुद की आर्मी नहीं होती थी। जो प्रोविंसेस होते थे या जो राज्य होते थे उनकी आर्मी पर निर्भर होते थे कि अगर कोई युद्ध होता था तो वो राज्यों से आर्मी को बुला लेते थे। तो इनकी एक डिसेंट्रलाइज होने का इनको ये भी फ़ायदा मिलता था कि राज्य अपनी आर्मी मेंटेन करते थे और जब आवश्यकता होती थी तो ये अपने पास आर्मी को ले लेते थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्मी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। उसके बाद जो इनका फ्यूडल नेचर था, फ्यूडल मीन्स राज्य और जहाँ पे केंद्र दोनों होते हैं तो उनमें एक समझौता होता है, और तो फ्यूडलिटी, आर्मी में फ्यूडलिटी देखने को मिलती है। कोई स्पाई सिस्टम या कोई जासूसी वाला इनके यहाँ सिस्टम बहुत ज़्यादा वो नहीं था। क्राइम बहुत कम था इसलिए इसकी आवश्यकता भी नहीं होती थी, और हार्ड पनिशमेंट भी लोगों को नहीं दिया जाता था। बहुत ही मृत्युदंड बहुत ही कम, मतलब या ना के बराबर दिया जाता था। अब बात करते हैं टैक्सेस क्या होता था। तो टैक्सेस दो प्रकार के होते थे, 1/4 या 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। जो भी अनाज का प्रोडक्शन हुआ है उसका 1/4 या 1/6। लेकिन ये निर्भर करता था कि कितना ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है। किसी साल में अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है तो 1/4, अगर कम हुआ है तो किसान पे लोड ना पड़े इसलिए, या किसान पे ज़्यादा भार ना हो इस वजह से 1/6 भी ले लिया जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये फ्लेक्सी था। अब सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी देखिए यहाँ पे हिंदुज़म जो था वो चरम पे था, तो अनटचेबिलिटी देखा जाता था। आमतौर पे देखने को मिलता था कि छुआछूत जो है लोग वहाँ मानते थे। पोजीशन ऑफ वुमेन वाज नॉट वेरी गुड। जैसे मौर्य में क्या था कि अनटचेबिलिटी नहीं मिलती थी, यहाँ पे मिल रही है। पोजीशन ऑफ वुमेन मौर्य काल में आपने देखा होगा कि बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे पोजीशन वुमेन का अच्छा नहीं था। वो राज्य में भाग नहीं लेती थी और इनको कोई प्रॉपर्टी राइट भी, मतलब जायदाद में या प्रॉपर्टी में कोई वो अधिकार नहीं मिलता था। कास्ट सिस्टम बिकम वेरी रिजिड, मतलब कास्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वो हो गया था, माना जाता था, और बहुत ही इसको मान्यता प्राप्त थी कास्ट सिस्टम को इस शासन में। और जो रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म, मतलब ब्राह्मण जो वो था एरा, या हिंदुइज़्म का जो है उसका रिवाइवलिज्म हुआ था। और इस समय दो तरह के जो सेक्ट होते थे, या दो तरह के लोग सेक्ट में लोग बटे होते थे। या तो वैष्णव धर्म को मानते थे ज़्यादातर लोग, या तो शैव धर्म या शिव धर्म को, शिव को मानने वाले लोग होते थे। तो जो ब्राह्मणिज्म था वो दो पार्ट में बढ़ चुका था, वैष्णव और शैव में। और बात करते हैं हम लोग कि गुप्ता पीरियड में जो हिंदुइज़्म ज़्यादा होने की वजह से जो बुद्ध और जैन थे वो इस एरा में बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं या डिमिनिश्ड हो जाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें इकोनॉमी की। तो देखिए इकोनॉमी जो था वो लैंड टैक्सेस बेसिकली था। मैंने बताया था कि 1/4 या 1/6 इनका, और मतलब 1/4 या 1/6 प्रोड्यूस पे निर्भर करता था, ये लोग टैक्स लेते थे। और इसी आधार पे टैक्स का जो आधार था वो भूमि पे भी निर्भर करता था, किस प्रकार की भूमि है। या देखिए जो क्षेत्र भूमि होती थी जिसे कल्टीवेटेड लैंड कहते थे, जहाँ से उपजाऊ भूमि भी जिसे कहते हैं। खिला होता था जिसे कहते थे वेस्ट लैंड या बंजर भूमि। उसके बाद वास्तु भूमि होती थी। वास्तु भूमि होती है जो होता है हैबिटेड लैंड, जहाँ पे लोग रहते हैं, उसे वास्तु भूमि कहते थे। चारगाह, जहाँ पे पशु चरण के लिए छोड़ते थे, पेस्चर। और अपहृता, मतलब फॉरेस्ट लैंड को अपहृता भी कहते थे। तो ये 5 प्रकार से भूमि का भी वर्गीकरण किया गया था उस समय में। उसके बाद हर जो डिस्ट्रिक्ट होता था उसको उसके टैक्स को या लैंड के रिकॉर्ड को रखने के लिए पुस्तपाल होते थे। जैसे आज लेखपाल और कानूनगो आप जानते हैं, वैसे उस समय पुस्तपाल होते थे जो कि डिस्ट्रिक्ट का जो भी लैंड है या उसका रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करते थे।
ठीक है। और गोल्ड कॉइन इन्होंने गुप्ता शासन में गोल्ड कॉइन देखने को मिलता था। तो कभी कभी प्रश्न ये भी हो जाता है कि गुप्ता पीरियड का जो गोल्ड कॉइन था या कुषाण पीरियड में, इससे पहले कुषाण ने ही गोल्ड किया था, आपको याद होगा कनिष्क वगैरह की मैं बात कर रहा था। तो इन दोनों के गोल्ड में किसका गोल्ड जो है वो ज़्यादा बेटर था या क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी। तो यहाँ पे कुषाण का जो गोल्ड था वो ज़्यादा बेटर था या ज़्यादा अच्छा था गुप्ता के गोल्ड से, गुप्ता पीरियड के गोल्ड से। अब हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर की। तो जो आर्ट एंड कल्चर है वो देखिए यहाँ पे मिलता है देवगढ़ एक जगह है, वहाँ पे 10 अवतार मंदिर है। तो ये यूपी पीसीएस में 2 या 3 बार आ चुका है। अगर हम देखेंगे 1990 से लेके और 2018 तक का पेपर, तो उसमें 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है मैच द फॉलोइंग या कूट सम्मेलन में या आपको मिलाने में ये प्रश्न आ जाता है। तो देवगढ़ जो मंदिर है 10 अवतार, देवगढ़ जो जगह है वहाँ पे 10 अवतार मंदिर है, वो इनके आर्ट एंड कल्चर को करता है। तो ये गुप्ता के पीरियड में आर्ट एंड कल्चर का एक हिस्सा था। उसके बाद मैं बात करूँगा सारनाथ में जो बुद्ध का जो आइडल है या मूर्ति है वो इन्हीं के पीरियड में बनती है। उसके बाद जो संस्कृत भाषा है वो इनके पीरियड में अपना जो स्वरूप है वो फिर से दोबारा पा जाती है और पॉपुलर हो जाती है। और इनके जो सब राइटर थे या बहुत ही प्रसिद्ध राइटर थे जिन्हें सब जानते हैं आज भी, वो थे महान राइटर कालिदास। और साइंटिस्ट की बात मैं करूँगा तो आर्यभट्ट, जिन्होंने गैलेक्सी के बारे में जानकारी दी थी, वो भी गुप्ता पीरियड के थे। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो गुप्ता पीरियड था वो भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम युग था। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने आज के चर्चा को समाप्त करना चाहूँगा। अब मैं बहुत ही जल्दी आपसे मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो को लेके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वर्धमान डायनेस्टी के बारे में। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।